गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 30, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। देखिए आज थोड़ा सा डिले हो गया है। इसके दो तीन रीज़न है। एक तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मेरा लैपटॉप एक्सट्रीमली स्लो हो गया है क्योंकि इसकी विंडो अपने आप ही अपडेट कर रही है। एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न थोड़ा सा ये भी है, रात में थोड़ा सा लेट सोया था तो मेरी आंख नहीं खुली। लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोग एनालिसिस का लगातार वेट कर रहे हो, इसलिए आपका थैंक यू है। और हमारी तरफ से थोड़ा सा सॉरी है क्योंकि थोड़ा डिले हो गया। खैर एक बार दोस्तों देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट को वॉल्यूम का इश्यूज आते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है वीडियोज़ में, उसके लिए प्लीज आप अपने ईयरफोन्स लगा सकते हो। ईयरफोन लगे एनालिसिस करोगे ना, उसके कई सारे फायदे होंगे। एक तो आपका वॉल्यूम प्रॉपर आएगा, दूसरा जो आसपास की नॉइस होती है वो कम हो जाएंगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा के उसको कर सकते हो अगर आप मोबाइल में बिना ईयरफोन के न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो। खैर दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक करने वाले हैं। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, आज बड़ा टॉपिक कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको न्यूज़पेपर से ही कवर कर ले क्योंकि कंटेंट कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्चुअली है नहीं। वर्ल्ड लीडर्स इन इंडिया, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर जब से यूक्रेन में लड़ाई चली है इंडिया की सपोर्ट के लिए पता नहीं क्या हो गया, दुनिया के लीडर जो है वो पगला गए हैं। लगातार इंडिया को फ़ोन कर रहे हैं, हमारे लीडर्स को, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोदी जी हैं या उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनको लगातार फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं और विजिट भी करते रहते हैं। क्योंकि इस समय दुनिया को भी पता है अगर रशिया के ऊपर को अगर कोई थोड़ा सा दबाव बना सकता है वो या तो चाइना है या इंडिया है। अब चाइना से तो वो लोग बात करते नहीं है क्योंकि चाइना तो उनकी सुनता नहीं है, बचा यहाँ पे इंडिया। तो इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहते हैं, उसकी वजह से वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सुसाइड्स इन सीएपीएफ बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेंस में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है मेंस में। इंडिया रिप्लेसिस चाइना कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट थे जहाँ पे पहले चाइना इन्वॉल्व था, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने चाइना को हटा के इंडिया को वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करवा दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वन ऑन राइनोज पॉपुलेशन, जो कि आपको पता है काजीरंगा, तो आज हम थोड़ा सा इसकी वजह से काजीरंगा के बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ पे जो राइनोज की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जब भी एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ होता है ना, उसको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पता नहीं अपने आप ही दिल में एक बड़ी खुशी सी होती है कि भैया चलो कुछ तो दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। सेफ्रनाइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है। कोई खास चीज़ नहीं है, थोड़ा सा पॉलिटिकली, थोड़ा नहीं कहूँगा बल्कि ज़्यादा कहूँगा पॉलिटिकली बायस जरूर है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा न्यूट्रल अप्रोच के साथ करने की कि यहाँ पे पूरा मामला क्या है। क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, वेंकैया नायडू जी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बातें बोली थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसको देखने वाले हैं। सिचुएशन इन म्यांमार, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। पुराना टॉपिक है, रिपीटेड है, पहले ही हम लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट जो है यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। आज के जो एक्सप्लेनर सेक्शन का साइज बहुत बड़ा है, मतलब एकदम पूरा पूरा पेज पे दिया हुआ है, लेकिन कंटेंट वही घिसा पीटा दिया हुआ है। फेसबुक इज ऑन ट्रायल, ये थोड़ा सा देखेंगे क्या है पूरा मामला। यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, तो इसको हम लोग पहली वाली न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं। और इनके इंटरव्यू में दो चार चीज़ें इन्होंने बोली हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए इनके इंटरव्यू अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी भैया कि डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि डिप्लोमेटिक होना अच्छी बात नहीं है। भैया अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं हो तो आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते। ऑफिसर बनने के लिए आपको डिप्लोमेटिक होना ही पड़ता है, राइट। कोई तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप हो ना तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड की ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इनका इंटरव्यू पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से टफ क्वेश्चंस को आप लोग डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जीएस पेपर 4 से भी आप जो ऑफिसर्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, सिविल सर्वेंट्स के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं,
वहाँ से भी इसको थोड़ा बहुत हम लोग रिलेट कर सकते हैं। रशियन सन ऑयल इन इंडिया, तो ये थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी बहुत सारे एडिशनल आर्टिकल भी आज हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों एक बार देख लेते हैं फ्रंट पेज पे कौन सा न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अहेड ऑफ लैवरोव्स अराइवल, ये इसको थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अराइवल इन द यूएस टू सेंड डेप्यूटी एनएसए टू इंडिया। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ऑफिशियल्स विजिट कर रहे हैं, उन्हीं में से एक आते हैं यूएसए के डेप्यूटी एनएसए, ठीक है, जिनका नाम होता है लैवरोव्स। आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में कि पिछले 20 दिन में 25 दिन में कितने सारे ऑफिसर्स इंडिया के अंदर विजिट कर चुके हैं और फ्यूचर में कितने करने वाले हैं, राइट। लिस्ट बहुत बड़ा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे 19 तारीख को, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे 20 तारीख को, 21 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट से जो है वर्चुअल मीटिंग हुई थी, 22 मार्च को यूएस के सेक्रेटरी जो हैं उनसे हम लोगों ने मीटिंग किया था, 23 को जो है ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर से हम लोगों ने मीटिंग किया था। आप यहाँ पे क्लियरली लिस्ट देख सकते हो, 28 मार्च, 30 मार्च, 31 अप्रैल, है ना, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। तो भैया बात ये है कि जो है इंडिया में बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि रशिया वाले केस में इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करे, वेस्ट को सपोर्ट करे। इवन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया में विजिट किया था अभी थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने भी, हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया था। उससे पहले क्योंकि यूएसए के साथ हमारा 2+2 डायलॉग होने वाला है, तो इसी वजह से उनका जो एनएसए है वो इंडिया में विजिट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इस समय एक होड़ सी लगी हुई है इंडिया की सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है इंडिया का सपोर्ट मिलेगा तो समझ लो आधी लड़ाई तो जीत ली है। इंडिया की सपोर्ट के बिना रशिया को कंट्रोल करना दोस्तों आज के समय में बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखिए उसी मामले में जो है हमारे सामने ये है एक, देखिए क्या है, वी विल नॉट वेलकम एनी एक्ट दैट विल हेल्प रशिया सरकमवेंट सैंक्शंस। ये कौन है? ये है भैया यूरोपियन यूनियन के स्पेशल एनवॉय फॉर द इंडो पैसिफिक, इनका नाम है गैब्रियल विसेंटिन, ठीक है। तो इनसे हम लोगों ने कई सवाल पूछे और इसका जवाब इन्होंने जो खूबसूरती से दिया है ना, आपको एक ऑफिसर की ट्रेड पता चल जाएंगी, किस तरह से आप बहुत टफ क्वेश्चंस को भी एकदम मैन्यूवर करके आराम से निकल सकते हो अगर आपको प्रॉपर डिप्लोमेसी आती है। तो आपने नेता लोगों को सुना होगा वो टफ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करके निकल जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना भैया, वो ज्यादा नेता बन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है और टफ क्वेश्चन आप डिप्लोमेटिक तरीके से ही हैंडल कर सकते हो। देखिए इन्होंने कहा कि वी आर विजिटिंग सीइंग लॉट ऑफ विजिटर्स कमिंग थ्रू इंडिया एट दिस टाइम रिलेटेड टू द यूक्रेन क्राइसिस, टेल अस व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इनसे पूछा गया कि भैया आजकल इंडिया में इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, आप भी आ गए हो, आप अपनी विजिट का पर्पस हमें बता दीजिए, क्यों आप आए हो, अतिथि आए हो, ठीक है, स्वागत आपका पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा बताते चलिए। इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया के साथ और एंगेज होना चाहते हैं, पहले से हमारी एंगेजमेंट है लेकिन उस एंगेजमेंट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे हैं जयशंकर जी, उन्होंने थोड़े समय पहले म्यूनिक के अंदर मीटिंग हुआ था, वहां पे उन्होंने रशिया के बारे में कुछ बोला था, अभी वो लोग रशिया के बारे में कुछ और बोल रहे हैं। तो इंडिया जो अपने बयान चेंज कर रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्होंने कहा देखिए, पहले जो जयशंकर जी ने बयान दिया था उस समय यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, आज के जो समय में बयान हुआ है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया है। हम मानते हैं कि दोनों के बयानों में फर्क है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इंडिया ने यहां पे कुछ ऐसी चीजें बोली है जहां पे यूरोपियन यूनियन उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। आप एक चीज देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी के साथ नेगोशिएट करना है, किसी अपोजिट पार्टी के साथ नेगोशिएट करना है, इवन अपने दुश्मन के साथ ही अगर अपने बातचीत करना है, जैसे मान लो इंडिया चाइना के साथ डील करता है या पाकिस्तान के साथ डील करता है, तो सबसे पहले किसी भी नेगोशिएशन का एक खास पिलर होता है जिसे कहा जाता है कॉमन ग्राउंड। तो पहले आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर दोनों पार्टी जब अग्री हो जाती हैं उसके बाद जो है फिर दूसरे टॉपिक्स पे बात शुरू होती है जहां पे वो लोग डिसएग्री करते हैं। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन डेफिनेटली, हम यूक्रेन वाले मामले में डिसएग्री करते हैं, रशिया के वाले मामले में भी, लेकिन हमारा एक कॉमन ग्राउंड है जिसकी वजह से हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं। वो कॉमन ग्राउंड क्या है? यूनाइटेड चार्टर,
रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, है ना, डेमोक्रेसी, ये हमारा कॉमन ग्राउंड है और इसीलिए तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, राइट। देखिए कितनी खूबसूरत बातें बोली जाती हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया अब्सटेन रहा है, इंडिया जो है रशिया का गेस्ट में नहीं कहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि देखिए, माना कि हम इंडिया की पोजीशन से खुश नहीं हैं, माना कि हम इंडिया की पोजीशन से खुश नहीं हैं, लेकिन इंडिया ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे हम पूरी तरह अग्री करते हैं। समझ रहे इस बात को? मतलब इंडिया की मजबूरी भी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम इंडिया से अग्री भी नहीं करते हैं। किस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर देके वो लोग यहां से निकल गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया जो है रशिया से डिस्काउंट पे ऑयल परचेज करने की बात कर रहा है। यहां पे आप इंडिया वाले स्टैंड को कैसे देखते हो? इन्होंने कहा देखिए, अभी तो प्लानिंग भैया चल रही है ना, खरीदा थोड़ी है, जब खरीदेगा तब देखेंगे। तो इसीलिए मैं इस बयान पे कुछ भी नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर में जब होगा तब देखेंगे। तो आराम से बच के निकल गए। फिर उन्होंने पूछा कि देखिए, रशिया जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है। रशिया सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करता, बल्कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ जो है टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा देखिए, इंडिया रशिया के साथ जो करता है वो उसका अपना मामला है, लेकिन मैं इंडिया को यह कहना चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। अगर वो हमारे साथ आएंगे तो डेफिनेटली इंडिया को फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो उन्होंने इशारों इशारों में यह भी कह दिया कि देखिए, हमें रशिया के साथ आपके रिलेशन से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ आओगे तो आपको रशिया से ज्यादा बेनिफिट होगा। किस तरह से डिप्लोमेटिक चतुराई, जिसको बोला जाता है ना, चतुर चतुराई, एकदम लोमड़ी वाला दिमाग, वो यहां पे यूज किया जाता है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो रशिया वाले मामले में अगर यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की नहीं जमती है, जो कि ऑफ कोर्स यहां पे नजर भी आता है, तो क्या उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और इंडिया के जो कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक में, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं पड़ेगा। हालांकि मन में तो उनको पता है पड़ेगा, अंदर दिल में, लेकिन उसको जुबान पे नहीं ला सकते ना। जुबान पे देखिए कैसे लाए। उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमें पहले से ही पता है। इंडिया जो है हमेशा न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर चलता है। हालांकि उन मीटिंग में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग करा हुआ, वहां पे चाइना ने भी अब्सटेन किया, लेकिन इंडिया ने अब्सटेन किया ना, वो अलग नियत के साथ किया। इंडिया की नीयत अलग है, चाइना की नीयत अलग है। तो इनका कहना है कि हम लोग इंडिया की नीयत के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते हैं, चाइना की नीयत के ऊपर डाउट करते हैं। अगर यूक्रेन के मुद्दे पे हम लोग सहमति हमारी नहीं भी बनी, तब भी इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन के रिश्ते खराब नहीं होने वाले हैं। देखिए, आपने आज एक चीज़ सीखी होगी, किस तरह से ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, इवन जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, किस तरह से टफ क्वेश्चन को वो लोग आसानी से जवाब देके निकल जाते हैं। ये डिप्लोमेसी आप सबको सिखाई जाती है जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो लबासना के अंदर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर कभी भी कामयाब नहीं होता, इवन वो ऑफिसर ही नहीं होता है, क्योंकि एक ऑफिसर होने के नाते आपको डाइवर्स पार्टी के साथ डील करना पड़ता है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, एक पार्टी के फेवर में आपने बोल दिया, तो दूसरी पार्टी का क्या होगा? तो आपको एक नेगोशिएटर बनना रहता है। ठीक है, आपको कड़वी दवाई पिलानी है, लेकिन इस तरीके से पिलानी है अगले आदमी को कन्विंस करके, देखो भैया कड़वी तो है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, राइट, इसलिए इसको आप पी लीजिए। तो ये थोड़ा डिप्लोमेसी वाले जो स्किल होते हैं ना, वही लोग जो है आज के समय में जो है कामयाब रहते हैं। बाकी देखते हैं, इंडियन पावर प्रोजेक्ट रिप्लेस चाइना वेंचर्स इन श्रीलंका। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, मैं तो मानता हूं, क्योंकि जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हो, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हो, तो चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि कोई भी कंट्री चाइना को इंडिया के ऊपर डेफिनेटली फेवर करती है, राइट, क्योंकि चाइना उनको बहुत सस्ते में पैसा देता है, सस्ते में लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन श्रीलंका के साथ जो रिश्ते हैं ना, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उतने आसान नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के साथ एक तो इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप तो है ही, दूसरा मिलियंस की संख्या में वहाँ पे तमिल भी रहते हैं, जो कि इंडिया के साथ डेफिनेटली हमारा रिलेशन है। तो कुछ ऐसा हुआ और इस समय चाइना की हालत है बहुत ज़्यादा खराब। तो
श्रीलंका ने चाइना के ऊपर डिपेंड होकर ऑलरेडी देख लिया है, उससे उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। पहले ही श्रीलंका को चाइना को बहुत सारा पैसा वापस करना है ना। तो इसीलिए अभी वो उसने इंडिया की तरफ अपना रुख किया है। और इंडिया जब किसी कंट्री की मदद करता है तो डेफिनेटली नेगोशिएशन तो होती ही है, लेकिन हमारी नीयत चाइना के जैसी खराब नहीं है, ये भी हमें पहले से पता है और ये श्रीलंका को भी पता है। इसीलिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे श्रीलंका के अंदर जो पिछले 2-3 साल से होल्ड पे कर रखे थे और अभी फाइनली उन प्रोजेक्ट को इंडिया को दे दिया गया है। कुछ वहाँ पे जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये वेंचर है जो कि इंडिया को दे दिया गया। उसके अलावा अडानी ग्रुप को भी एक जो है मन्नार में और पुनवेरिनी में जो है वहाँ पे उनको एनर्जी प्रोजेक्ट दिया गया है। और भी कई सारे दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पहले चाइना को देने की बात चल रही थी, साल भर से होल्ड पे थे क्योंकि इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था। फाइनली उनको इंडिया को दे दिया गया है। हालांकि वहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास है, जो अपोजिशन है वो और चाइना, वो लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इस समय जो श्रीलंका के अंदर सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की फेवर करती है, तो ये इंडिया को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। उसके अलावा जो है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे श्रीलंका से हमारी खबर आती है, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हो, ठीक है, आपके न्यूज़पेपर के अंदर दिया हुआ है। उसके अलावा बिम्स्टेक को लेके तो हम लोगों ने कल भी न्यूज़ पढ़ी थी, तो इसमें कुछ नया खास आज है नहीं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ दैट पैनल ग्रिल्स फेसबुक ऑन द पॉलिटिकली मोटिवेटेड एल्गोरिदम। देखिए, आपको पता है कि चाहे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जितने बड़े बड़े भी टेक जायंट्स होते हैं, इनकी एक एल्गोरिदम होती है। एल्गोरिदम का मतलब होता है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जिस तरीके से हैंडल किया जाता है, जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसकी वर्किंग होती है, वो उसी तरीके से डिसीजन लेता है। तो फेसबुक लगातार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है वो होती है दोस्तों फेक न्यूज़ की, और एक होती है पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स की। ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत खास होती है। देखिए, अब चाहे आप YouTube की बात कर लीजिए, चाहे Facebook की बात कर लीजिए, इनका एल्गोरिदम पता कैसे डिज़ाइन होता है। जिस YouTube वीडियो के ऊपर या जिस भी Facebook ऐड के ऊपर अगर लोगों का रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं या फिर उसके ऊपर शेयर्स हो रहे हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, इसे कहा जाता है एंगेजमेंट। जिस भी ऐड के ऊपर, जिस भी वीडियो के ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट आती है, उन एडवर्टीजमेंट को और उन वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिदम। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनका भी बिजनेस है ना भैया, वो चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया। हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने फेसबुक के ऑफिसर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया आपका एल्गोरिदम जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है नहीं करता है। इन्होंने कहा कि आपका जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है वो हेट कंटेंट को जो है वो ज़्यादा रिवॉर्ड करता है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन में। और उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक कहता है, बार बार कहता है कि मैं हेट स्पीच को प्रमोट नहीं करता। फेसबुक ये भी कहता है कि मैंने एक हेट स्पीच को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, फेसबुक के पास जो हेट स्पीच को रोकने का थोड़ा सा मैकेनिज्म है ना, हालांकि है तो काफ़ी थोड़ा, वो सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में और थोड़ा सा तमिल लैंग्वेज में है। लेकिन इंडिया के बाकी दूसरी लैंग्वेज का क्या? अगर मान लो मराठी में या फिर जो मान लो जो है किसी और दूसरी लैंग्वेज में अगर हेट स्पीच हो रही है तो उसको फेसबुक नहीं रोक पाता, क्योंकि फेसबुक के पास इतना मैन पावर ही नहीं है उन लैंग्वेज में हेट स्पीच को रोकने का। तो ये कई कड़वे सवाल उससे फेसबुक से पूछे गए कि आप हेट स्पीच को प्रमोट करते हो, ठीक है, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, इस तरह की चीज़ें पूछी गई। उसके जवाब में फेसबुक और वीमेन सिक्योरिटी के जो है उसका भी जो है यहाँ पे खतरा रहता है। इसके जवाब में फेसबुक ने क्या कहा? इसके जवाब में फेसबुक ने यह कहा कि देखिए सर, मैं हर ऐड को अकेले अकेले जो है उसको ट्रैक नहीं करता हूं। मेरा जो एल्गोरिदम होता है वो एल्गोरिदम अपने आप ही उसको डिज़ाइन करता है, अपने आप ही उसको प्रोसेस करता है। जितना लोगों के पास एंगेजमेंट आता है वो उसी हिसाब से काम करता है। आप ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूं, तो मैंने भी एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखी है कि अगर किसी वीडियो के ऊपर अगर इमोशनल रिएक्शंस आते हैं, वो इमोशनल रिएक्शन कुछ भी हो सकते हैं, वो हेट भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसको लोग लाइक कर रहे हैं,
उसको शेयर कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उस वीडियो को डेफिनेटली यूट्यूब और फेसबुक ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि इससे उसके प्लेटफॉर्म को बेनिफिट होता है। लोग उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें फेसबुक ने बोली, ठीक है। लेकिन इसके रिएक्शन में उन्होंने कहा कि भैया देखो, हम लोग जो है डेमोक्रेसी, अनफेयर एडवांटेजमेंट और वो बीजेपी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम लोग एल्गोरिदम के हिसाब से ही चलते हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल जवाब उनसे किए गए। और ये सोफी जैंग का नाम एग्जांपल उन्होंने दिया। सोफी जैंग एक्चुअली फेसबुक के अंदर एक ऑफिसर थी और अब ये विसल ब्लोअर है। इन्होंने फेसबुक के कई सारे सीक्रेट्स दुनिया के सामने बताए हैं कि किस तरह से फेसबुक जो है वो प्राइवेसी को वायलेट करता है और सारी सारी चीज़ें। तो इसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। फेसबुक ने कहा कि देखिए भैया, उन्होंने जो भी बयान दिया है वो सही नहीं है, वो सही, अब डेफिनेटली वो थोड़ी फेसबुक थोड़ी बोलेगा कि हाँ वो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बारे में ही हमारा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने उनसे जवाब मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ओरली जवाब नहीं चलेगा, हम लोग चाहते हैं कि रिटर्न में आप उसका जवाब दो। इसीलिए थोड़ा फेसबुक को हम लोगों ने बेसिकली फेसबुक की हम लोगों ने क्लास लगाई थी। इस तरह की फेसबुक की क्लास यूरोप में भी लगती रहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी लगती है, अमेरिका में भी लगती है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा नया है। हम लोगों ने रिसेंटली फेसबुक की क्लास लगाना शुरू किया है। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है राइनो पॉपुलेशन अप बाय 200 इन काजीरंगा। देखिए काजीरंगा, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारे सामने जो मैप है वो किसका है? आसाम का है। आसाम के अंदर देखिए काजीरंगा आपका हो जाता है यहाँ पे, और ये जो यहाँ से भैया आती है ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो इस साइड में है काजीरंगा। यहाँ पे नामेरी, ओरांग, मानस, रेमोना, दिहिंग पटकई और दिब्रू सिकोहा, टोटल 7 नेशनल पार्क होते हैं आसाम के अंदर, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि कौन से स्टेट के अंदर इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। उसके अलावा जो 2021 में भी 2 नए नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि अभी जो सर्वे किया गया है काजीरंगा के अंदर, ठीक है, उसमें यह देखा गया कि भैया वहां पे पिछले 4 सालों में जो वन ऑन राइनोज हैं, जो पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी संख्या 200 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, 200 से ज्यादा हो गई है। देखिए क्या कहता है। उसके बाद ये कहता है कि द लास्ट राइनो सेंसस कंडक्टेड इन 2018 हैड पुट द नंबर ऑफ, 2018 में जो सेंसस हुए थे उसके अकॉर्डिंग राइनोज की संख्या वो कितनी थी? 2413, 2413 ऐसा इन्होंने बोला है। और अभी इनकी संख्या थोड़ी सी और ज्यादा भी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये है बहुत बढ़िया खुशी की बात, जो कि इसके लिए हम लोग जो है आसाम की गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है बधाई दे सकते हैं। तो 2413 से अभी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 2613, राइट। तो हर साल जो है 50 राइनोज वहां पे 2018 के बाद लगातार उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। थोड़ा सा आपको मैं काजीरंगा के बारे में बता देता हूं दोस्तों। काजीरंगा को 1985 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। और वर्ल्ड की जो जितनी भी वर्ल्ड ओन राइनोज पाए जाते हैं उसका 2/3 पॉपुलेशन वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा के अंदर पाया जाता है। IUCN की जो है रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वाटर बफेलो पाए जाते हैं, स्वम्प डियर पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। ये डेजिग्नेशन होता है, ये डेजिग्नेशन कौन देता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको देता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में हमारे यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी, सॉरी ये तो स्पेलिंग गलत हो गया। तो इसके बारे में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में। क्योंकि IUCN क्या करता है ना, IUCN बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स सबकी लिस्ट निकालता है। तो IUCN जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो जो रेड लिस्ट के बर्ड निकालता है ना, वो बर्ड इंटरनेशनल, वो जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा नेशनल हाईवे 37 है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास होके ही निकलता है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो कहता है हाई सुसाइड रेट इन CAPF। CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 2021 में ही 156 सिक्योरिटी पर्सनल ने अनफॉर्चुनेटली यहां पे सुसाइड किया। दोस्तों CAPF के अंदर जो है कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं। इसके अंदर CRPF भी आता है, CISF आता है, ITBP, SSB, BSF, NSG और असम राइफल्स, ये सब के सब जो है CAPF का मेंबर के अंदर आते हैं। यहाँ पे आर्मी नहीं है, यहाँ पे नेवी नहीं है, यहाँ पे एयरफोर्स नहीं है, ठीक है, वो हमारी अलग डिफेंस फोर्सेज होती हैं। ये होती हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। अब ये हो रहे हैं भैया इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। ये भी कहा गया अभी पिछले 2 सालों में ये संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। 2019 और 2012 के बीच में जो है 118, 113, 125, 108 जैसे कि आप यहाँ पे देख इतने सुसाइड होते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में संख्या बढ़ के जो है वो 150 के आसपास हो गई है, ऐसा मिनिस्ट्री कह रही है, होम मिनिस्ट्री ने ऐसा खुद कहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है आपको ये पता होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग रीज़न की बात करते हैं ना तो इन्होंने कई सारे रीज़न बताए हैं। इन्होंने कहा कि जो हार्श वर्किंग कंडीशन होती है वो एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। जैसे ITBP की अगर हम लोग बात करें, एकदम हार्श कंडीशन में जो है वहाँ पे उनको काम करना पड़ता है। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, पर्सनल फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ लीव्स भी हो सकती हैं, है ना, छुट्टी नहीं मिल पाती है समय पे जब ज़रूरत होती है। अगर आप आर्मी के कंपैरिजन में बात करो तो इनकी छुट्टियां वैसे भी कम हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हालांकि इनकी जो छुट्टियां पहले 75 डेज़ की होती थी, अभी उसको 100 डेज़ करने का 2019 में एक्चुअली अमित शाह जी ने ये डिक्लेयर किया था कि हम इनकी छुट्टियां जो है 75 से बढ़ा के 100 कर देंगे, लेकिन उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये कुछ रीज़न डेफिनेटली यहाँ पे हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, इलनेस, है ना, कुछ बीमारी होती है, या फिर साइकोलॉजिकल इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, कई सारे इशू जो है यहाँ पे होते हैं। सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। उन्होंने कहा कि देखिए एक तो जो हम वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवा रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, वो सारी चीज़ें, जिससे उनको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो है ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, हम लोग जो ट्रांसफ़र वगैरह को लेकर ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। पहले चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है तो सारी चीज़ें सबके सामने होती हैं। एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है दोस्तों चॉइस पोस्टिंग। मान के चलिए कोई ITBP ऑफिसर जो है वो 3 साल बहुत हार्श कंडीशन में लगा के आया है, उसके बाद जो है उसको चॉइस पोस्टिंग दी जाती है, मतलब जहां वो चाहे उसको वहीं पे पोस्टिंग मिल जाती है। अगर पहले आप हार्श कंडीशन में ड्यूटी करके आए हो तो, ठीक है, उसे कहा जाता है चॉइस पोस्टिंग। तो इन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने वो भी शुरू किया है। उसके अलावा एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ड्यूटी आवर्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए, जो ट्रुप्स की कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जाए, एंटरटेनमेंट को और ज़्यादा प्रोवाइड वहाँ पे करवाया जाए। कई बार होता है ना वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को इनवाइट करते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल वगैरह रखे जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी धीरे धीरे और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इसके सारे के जड़ में जो है दोस्तों जो कारण है जो इस आर्टिकल में नहीं बताया गया है, वो बताया गया है वर्कलोड, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि CAPF के अंदर जो पर्सोनल है उनकी संख्या बहुत कम है। जितनी हमें रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ उसका 70% ही वहाँ पे है। अभी भी 30 से ज़्यादा % से ज़्यादा वैकेंसी हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर है। तो अगर आप उनको नहीं भरोगे तो डेफिनेटली जो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो उनके ऊपर ही वर्कलोड आएगा। ये सारे के सारे रीज़न जो है डेफिनेटली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आर्मी का हम लोगों ने नहीं बताया, आर्मी का अलग रीज़न है, ये हम लोगों ने सिर्फ CAPF के बारे में बात किया है। आर्मी के लिए जो है कभी फिर से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है वो दोस्तों कहता है इंडिया बायज रशियन सन ऑयल एट द रिकॉर्ड प्राइसेस। देखिए सन ऑयल यानी कि जो सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का जो तेल होता है, वैसे भी वेजिटेबल ऑयल के लिए हम लोग मोस्टली 80% तो इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं रशिया के बारे में। पहले जो है पिछले साल युद्ध होने से पहले, वॉर होने से पहले 1630 जो है डॉलर का हम लोग पर टन उनसे सनफ्लावर खरीद रहे थे। इस बार हम लोगों को $2150 में परचेज करना पड़ रहा है। तो प्राइस देखिए अब कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कम से कम 50% का ज़्यादा यहाँ पे प्राइस का राइज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सप्लाई चेन में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और अभी तक हम लोग डॉलर में पे कर रहे हैं, अब हम लोग अभी तक
रूबल में या रुपये के अंदर पे नहीं कर रही है। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी और तो कुछ खास इसमें था नहीं। मॉस्को इंसिस्ट ऑन द पेमेंट ऑन द रूबल, G7 मिनिस्ट्री कॉल इट अनएक्सेप्टेबल। पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम सबको पता है कि जो यूरोप है वो पूरी तरह से रशिया के ऑयल और रशिया की गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि भैया अगर आपको मेरे से ऑयल खरीदना है या फिर आपको मेरे से गैस खरीदनी है तो आप मुझे रूबल में पे करोगे, डॉलर में पे नहीं करोगे। इससे ये बेनिफिट होगा रशिया को कि उसकी जो करेंसी है जिसकी वैल्यू लगातार डाउन जा रही है वो दोबारा से रिवाइव कर सकती है, क्योंकि दुनिया में जब रूबल की डिमांड बढ़ने लगेगी तो रूबल जो है महंगा हो जाएगा, रूबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए रशिया ने यूरोप को ऐसा बोला है। लेकिन उन्होंने इस बात को एकदम से डिनाई कर दिया है कि ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे पास रूबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो भैया डॉलर है या फिर हमारे पास यूरो है। यूरो में डॉलर में लेना है तो ले लीजिए, रूबल हमारे पास है नहीं। रशिया ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, मेरी करेंसी की वैल्यू हो गई है भैया बहुत ज़्यादा डाउन, ठीक है, इसीलिए मुझे तो रूबल में चाहिए। क्योंकि दोस्तों सारा खेल यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का होता है। डिमांड और सप्लाई आपको पता है, वैसे भी जो मॉडर्न इकोनॉमी है पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस समय रशिया चाहता है कि दुनिया में रूबल की डिमांड बढ़े, रूबल की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और उसकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा रशिया का प्लान है। अभी इसमें क्या होगा फ्यूचर में वो थोड़ा देखने वाला इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल सेक्शन में। लेकिन एडिटोरियल सेक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा आपका आज का एक्सप्लेनर सेक्शन देख लेते हैं। हालांकि एक्सप्लेनर सेक्शन में आज कुछ खास है नहीं, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है वो हम लोग थोड़ा कर सकते हैं। म्यांमार्स कंटिन्यूड्स, ये को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ जी। म्यांमार्स कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी, तो म्यांमार के अंदर क्या हालत चल रही है उसके बारे में ये आर्टिकल बताया गया है। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ऐसा हो रहा है कि भैया म्यांमार की जो मिलिट्री है वो लगातार पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, लगातार वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको अटैक कर रही है, उनको जेल में डाल रही है, उनको मार रही है। ग्राउंड के ऊपर ये रियलिटी चल रही है। यहाँ पे जो है म्यांमार और रशिया के रिलेशन के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में शायद हम लोगों ने पहले बात नहीं की है। रशिया देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जितनी भी वोटिंग होती हैं तो रशिया को कौन फेवर करता है? रशिया को फेवर करता है इक्वाडोर, रशिया को फेवर करता है नॉर्थ कोरिया, रशिया को फेवर करता है म्यांमार, रशिया को फेवर करता है ईरान। ये कुछ कंट्री ऐसी हैं जो रशिया के फेवर में वोट करती हैं। इंडिया और चाइना रशिया के फेवर में वोट नहीं करती, ना ही हम उनके अगेंस्ट में वोट करते, ना ही फेवर में करते। तो म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो उसको फेवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि म्यांमार और रशिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इवन अभी वहाँ का आर्मी डे था म्यांमार के अंदर, आर्मी डे में जो है रशिया के कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने वहाँ पे जाके विजिट किया। इससे पता चलता है कि दोनों के रिश्ते कितने ज़्यादा गहरे हैं, क्योंकि रशिया का बहुत ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो रशिया म्यांमार को एक्सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया डिपेंड करता है रशिया के ऊपर, ऐसे ही म्यांमार भी लगभग करता है। हालांकि म्यांमार और भी कई सारी कंट्री से इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है, जैसे चाइना से करता है, पाकिस्तान, इंडिया, सर्बिया, बेलारूस, कई जगह से करता है। एक सोर्स से नहीं करता, लेकिन रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चाइना का एंगल थोड़ा यहाँ पे बताया गया है कि चाइना के साथ जो म्यांमार के रिलेशन है वो थोड़े से अप एंड डाउन रहते हैं, क्योंकि चाइना वहाँ के कई रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जो कि मिलिट्री के अगेंस्ट में लड़ाई करते हैं। कई जगह पे चाइना म्यांमार को डायरेक्टली सपोर्ट भी करता है, तो कई जगह पे अपोज करता है। तो इसकी वजह से चाइना के साथ रिलेशन उसके थोड़े से डावाडोल रहते हैं। उसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडिया के ऊपर पड़ता है। इंडिया के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है? देखिए, ये कूप कैसे हुआ है ना, वो सारी चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। जो आंग सांग सू की थी, जो लीडर, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनका जो इलेक्शन हो गया तो उसको रद्द कर दिया गया था। ये पुराना टॉपिक हो गया, इसको हम लोग मेरे ख्याल से 10 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा मतलब हो जाता है यहाँ से व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड। ये जो पूरा मामला चल रहा है म्यांमार को लेके, वहाँ पर जो कूप चल रहा है या जो यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग हो रही है, इन सभी चीज़ों के ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया देखिए यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। भैया हमारा पड़ोसी है ना, तो उसे पंगा तो नहीं ले सकते। अगर म्यांमार से रिश्ते खराब होंगे तो चाइना उसको टेक ओवर कर लेगा, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ जाएगा और इंडिया बैकफुट पे आ जाएगा। इसलिए इंडिया वहाँ पे अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग म्यांमार के अगेंस्ट में पब्लिकली नहीं बोलते हैं। जो क्लोज डोर मीटिंग होती है वहाँ पे डेफिनेटली बोलते होंगे,
लेकिन पब्लिकली हम यहाँ पे नहीं बोलते हैं। उसके अलावा एशियान के अंदर भी हम लोग म्यांमार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भैया आप वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको इंटैक्ट करिए, वो बड़ी बड़ी बातें जो बोली जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एशियान की जो दूसरी कंट्री हैं डेफिनेटली जैसे श्रीलंका हो गया, वो भी पाकिस्तान के ऊपर म्यांमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, और इंडिया भी जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करो तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है, और यूएसए की अगर आप बात करो तो वहाँ पे म्यांमार के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, यूके कनाडा ने भी सैंक्शंस लगाए हैं, सारी कंट्री सैंक्शंस लगा रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूजीलैंड ने भी म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और ये कंट्री लगातार इंडिया को भी अपील करती हैं कि भैया आप म्यांमार के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए, है ना। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम लोग ब्लाइंड इकोनॉमिक सैंक्शंस बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना वाला एंगल है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है चाइना के हिसाब से भी चलती है। चाइना कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, हम लोग भी अपने जो स्टेप हैं उसी हिसाब से लेते हैं। देखो शतरंज का खेल है दोस्तों, एक कदम आपने चला, दो कदम हम लोग चलेंगे, तो वो सोच समझ के चलना पड़ता है कि अपोजिशन वाली पार्टी जो है वो किस तरह से अपने स्टेप ले रही है ना। वो सारी चीज़ें हैं। वट इज़ रॉन्ग विद द सेफ्रनाइजिंग द एजुकेशन, ये थोड़ा सा आर्टिकल पॉलिटिकल हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, और तो आपका पर्सनल व्यू है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे करवाने की। सेफ्रनाइजिंग एजुकेशन का देखिए मतलब क्या है दोस्तों। सेफ्रनाइजिंग एजुकेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपनी एजुकेशन के अंदर जो है रिलीजन को इंक्लूड करें। ठीक है, हम अपने एजुकेशन को जो है नेशनल एजुकेशन बनाएं, हम यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें। ठीक है, इसको राष्ट्रवादी बनाएं, बेसिकली ये इसका मतलब है। अभी तक इंडिया में जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं, वो कहाँ से फॉलो करते हैं, वो करते हैं मैकॉले से। ठीक है, मैकॉले का आपको पता ही होगा, मैकॉले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये पूरा मामला न्यूज़ में क्यों है? ये मामला न्यूज़ में इसलिए है कि कुछ समय पहले पिछले पिछले हफ्ते वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं मिस्टर वेंकैया नायडू हमारे, उन्होंने कहा था कि इंडिया की अगर एजुकेशन को हम लोग थोड़ा सा सेफ्रनाइज कर देते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, ये उन्होंने कहा था। उसी के चक्कर में जो है उन्होंने एडिटोरियल दिया है। तो अभी तक दोस्तों हम लोग इंडिया में मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसको यूज़ करते हैं। मैकॉले जो है बहुत बड़ा एक एजुकेशनिस्ट भी थे और ब्रिटिश ऑफिसर भी थे। इन्होंने इंडिया में एजुकेशन जो है पॉलिसी अप्लाई की थी। उस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने कहा था कि जो लोग इंडिया में इंडियन एजुकेशन देंगे वो रंग से तो काले होंगे लेकिन अपनी सोच से सफ़ेद होंगे, वाइट होंगे, तो इसीलिए वो हमारे लिए काम करेंगे। बेसिकली इंडिया को जो है मेंटली भी गुलाम बनाने की जो नीति थी वो मैकॉले लेके आए थे। तो फिजिकली तो गुलाम थे ही, उन्होंने कहा कि मेंटली भी इनको गुलाम बनाओ, इसीलिए इनको ऐसी एजुकेशन दो जो हमारे जो है हेरिटेज को इग्नोर करे, हमारे कल्चर को इग्नोर करे, हमारी फिलॉसफी को इग्नोर करे। इंडिया वालों को आप ऐसा बना दो कि उनका माइंड सेट को पूरी तरह से कब्जा कर लो, उनको स्लेव बना लो ताकि वो हमारे अंडर में काम करें। ये मैकेले की एजुकेशन पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद से अभी तक भी हम लोग उसी एजुकेशन पॉलिसी को लगभग पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल चेंज नहीं किया है, बहुत बड़ा चेंज हम लोगों ने उसके अंदर नहीं किया है। तो उसी के बारे में जो है ये कुछ आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल सही बात है, वेंकैया नायडू जी ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की जो एजुकेशन है उसको ओवरऑल करने की, उसको चेंज करने का समय आ गया है, राइट। लेकिन चेंज कैसे करोगे, उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं? आपने कह तो दिया कि सेफ्रनाइज कर दो, लेकिन यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं सेफ्रनाइज करने में। ठीक है, ये कौन सी समस्या है, ये इस आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा बताया गया है। इन्होंने एक जो है राधा कृष्णन जी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ना। राधा कृष्णन जी के टैलेंट को कोई भी यहाँ पे मना नहीं कर सकता। बहुत इंडियन रिलीजन, इंडियन फिलोसफी के बहुत बड़े जानकार थे राधा कृष्णन जी। और राधा कृष्णन जी जो है वो एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है, टीचर्स डे भी हम लोग मनाते हैं इनके बर्थडे वाले दिन, इन्होंने 1949 में जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में, जिसमें इन्होंने कहा था कि यस, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रिलीजन को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, सबको जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इन्होंने किसी खास रिलीजन की बात नहीं की थी,
आर गेटिंग दिस पॉइंट? इन्होंने सारे के सारी कम्युनिटी को, सभी रिलीजन को इंक्लूड करने की बात की थी। यहां पे एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फिलहाल 2022 में चेंज करना है तो क्या हम यहाँ पे राधा कृष्ण जी को अप्रोच को फॉलो करेंगे? क्या हम लोग सारे रिलीजन को फॉलो करेंगे या फिर आप हमारा ज़्यादा फोकस हिंदुइज्म के ऊपर रहेगा? ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भैया आप एजुकेशन को चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफाइड जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जितने भी धर्म हैं, सबको बराबर बराबर इंक्लूड कीजिए। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ठीक है, दूसरा चैलेंज यहां पे क्या होगा कि कौन सी थीम को इंक्लूड करें और कौन सी थीम को एक्सक्लूड करें। क्या आपको पढ़ाना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, वो भी तो बड़ी बातें हैं। क्या आप सिर्फ हिंदू कल्चर और हिंदू हिस्ट्री के ऊपर ही फोकस करोगे या फिर आप मुगल हिस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे? क्या आप सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चर को ही करोगे या फिर आप मुगल आर्किटेक्चर को पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे? या फिर आप नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर पर ही फॉलो करोगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो आर्किटेक्चर है वहां को भी इंक्लूड करोगे? क्या जो साउथ इंडिया के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसको इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे? ये यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करिए, लेकिन अप्रोच कौन सी होगी उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मॉडल ऑफ फॉर रिकवरी एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इज एंशिएंट कल्चर। देखिए एंशिएंट कल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, कितनी सारी फिलोसफी है इंडिया में। कुछ फिलोसफी इंडिया में जो है ऑर्थोडॉक्स है, कुछ फिलोसफी जो है इंडिया में हेटेरोडॉक्स है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमारे जो फिलोसफिकल सिस्टम है वो ऑर्थोडॉक्स है, जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जो वो हेटेरोडॉक्स है। तो क्या आप सभी को इंक्लूड करोगे? ये भी तो बहुत बड़ी सोचने की बात है ना। इंडिया में कितनी सारी फिलोसफीज हैं, कैसे आप इनको इंक्लूड करोगे? हर फिलोसफी जो है एक दूसरे को जो है वो काटती है, कुछ फिलोसफी एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स एंड ऑल दैट। क्या आप बुद्धिज्म को, जैनिज्म को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दोगे, ब्राह्मणिकल को जितना दोगे? आप क्या वहाँ पे इस्लाम को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दोगे जितना ब्राह्मणिकल को देगा? ये कुछ जो है यहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज हैं। ये तो चलो फिलोसफी कल्चर की बात होगी। अगर आप साइंस के अंदर क्या करोगे? हमारे यहाँ पे साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग मॉडर्न साइंस का यूज़ करके हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो इसका मतलब हम मॉडर्न साइंस के अंदर बिलीव करते हैं। हमारी एंशिएंट साइंस भी बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी, है ना, आर्यभट्टा एंड ऑल दैट, वो सबको पता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है पुष्पक विमान हुआ करते थे, लोग उड़ जाया करते थे। क्या आप उसको भी इंक्लूड करोगे? क्या आप उसको भी रियल साइंस मानते हो? क्या बच्चों को यह भी पढ़ाया जाएगा? या फिर आप बच्चों को मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ाओगे, या बच्चों का जो है मेडिवल जो हिस्ट्री है उसकी साइंस के बारे में पढ़ाओगे? तो ये कुछ सवाल हैं और ये चैलेंजेस भी हैं। और ऐसा नहीं है कि सवाल पहली बार उठाया गया वेंकैया नायडू जी ने, ये सवाल 50-60s के दौर से उठाए जा रहे हैं। इवन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी यही सवाल उठाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जो है वो मैकॉले की एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। बहुत सारे ऐसे लीडर रहे हैं जो कि मैकॉले एजुकेशन के अगेंस्ट में है, लेकिन इंडिया अभी तक मैकॉले एजुकेशन से बाहर नहीं निकल पाया है क्योंकि उसका प्रॉपर अल्टरनेटिव ही हमारे पास नहीं है। और फिलहाल जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है सोसाइटीज़ का, जो पोलराइजेशन चल रहा है, जो डाइवर्सिटी को डेंजर है हर जगह पे, उस सिचुएशन में आप कैसे चेंज करोगे? कैसे आप डाइवर्स थॉट प्रोसेस को, कैसे आप डाइवर्स फिलॉसफीज़ को इंक्लूड करोगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही बड़े बड़े कुछ सवाल, कुछ चैलेंजेस इस आर्टिकल के अंदर पूछे गए हैं। ये सब मानते हैं कि इंडिया को उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे निकलोगे, वो रास्ता क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना रहेगा। अभी आपको पता है कि गुजरात में, इवन मध्य प्रदेश, कर्नाटका के अंदर भी जो है गीता को जो है इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है स्कूल करिकुलम के अंदर। क्या ये सेफ्रनाइजेशन का पार्ट है? अगर आप गीता इंक्लूड कर रहे हो तो क्या आपको यहाँ पे जो है कुरान इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, बीइंग अ सेकुलर कंट्री? अगर आप कुरान इंक्लूड कर रहे हो तो क्या यहाँ पे आपको जो है गुरु ग्रंथ साहिब को इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो क्या, कहाँ वो रास्ता है, कहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एनालिसिस खत्म होती है। तो लगभग सारे आज टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लिए हैं। कोई बड़ा टॉपिक आज ऐसा नहीं था जिसके लिए बहुत बड़ा मेजर कंटेंट यहाँ पे बनाया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अप्रोच भी आज थोड़ा सा अलग किया है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी चीज़, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इसके थ्रू
इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप फाउंडेशन कोर्स के बारे में जान सकते हो। सिर्फ आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है डिस्काउंट लेने के लिए, उसके बाद दोस्तों डिस्काउंट हो जाएगा बंद। तो हम लोग मिलते हैं क्लासरूम के अंदर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।